हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूमर्स के प्रैक्टिस सेट के लिए। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि आपके चैप्टर वाइज हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो हमारा किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है। इससे अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको दो याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए, दो की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री से। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड है, एंड हमारा जो इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से पूरे हैं 22 या 21 तक हैं। तो आप इनको बस याद कर लीजिए कि ये किससे किससे रिलेटेड है, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है ये हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है वो हमारा आया था 1949 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था 49 में। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो इश्यू किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कौन सा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो देखिए ये तो आपको पता ही चल गया 2 है। डेप्रिसिएशन ये भी मैंने आपको बता दिया 6। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसमें से बताना है तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, देखिए नहीं तो आप सीरियल वाइज इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन, 7 कंस्ट्रक्शन, 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 9 क्या हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited to। अब एक प्रोप्राइटर है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो वो उसमें वहां पर क्रेडिट कौन सी आइटम की जाएगी या फिर कौन सा अकाउंट किया जाएगा। सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है उसके विड्रॉल से रिलेटेड है। तो देखिए, जो स्टॉक अकाउंट है यानी कि जो विड्रॉल करेगा वो उसके पास कभी ना कभी स्टॉक में रखा रहा होगा, वो वही उसको क्या करेगा, वहां से पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, इसलिए स्टॉक अकाउंट किया जाएगा। परचेज नहीं कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता जो स्टॉक वो निकाल रहा है या फिर जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो परचेज से निकाल रहा है। सेल्स भी नहीं आ सकता क्योंकि सेल्स अकाउंट तब आएगा जब वो कुछ सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करेगा। सप्लायर्स भी नहीं हो सकता। स्टॉक इसलिए होगा क्योंकि वो कुछ माल उसके बिजनेस में रखा हुआ है एज अ स्टॉक, वो वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं प्रोटेक्ट करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे काम करना। लेकिन क्या काम नहीं होता, जो भी रिजल्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करना इसका काम नहीं होता। इसका काम होता है
अकाउंटिंग का सिर्फ रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उनका मेंटेनेंस देखना सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी रूल्स प्रोवाइड किए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड करना, और जो भी प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट आर करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सा हमारा करंट लाइबिलिटी का गठन नहीं है। बिल्स पेबल, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। तो देखिए करंट लाइबिलिटी जो होती है वो लाइबिलिटी होती है जो कि आपको 1 साल के अंदर पे ऑफ करना होता है, और करंट लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि कम से कम यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको इसका पेमेंट करना है। तो देखिए बिल्स पेबल ये होते हैं हमारे 1 ईयर के, 1 ईयर तक के। ट्रेड क्रेडिटर्स ये भी हमारे करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, इनकी टाइम पीरियड भी 1 ईयर से कम का होता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स, इसका भी टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर से कम का होता है। अब यहाँ पे जो ज्यादा है वो है कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, आकस्मिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये लाइबिलिटी हमारी है भी या नहीं भी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 1 साल की है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी टाइम पीरियड नहीं बता के चल सकते कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, कितने साल का है, जबकि इनका टाइम पीरियड हम सबको पता है कि ये 1 साल के अंदर तक के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूजर कौन होता है, यानी कि कौन उसको यूज करता है। एक ओनर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हर फील्ड में यूज की जाती है, यानी कि जहाँ पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, और अकाउंट्स भी हर जगह यूज किए जाते हैं। फिर चाहे बैंक हो, बैंक के अंदर भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनका रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी बिजनेस की बात की जाए तो उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। इवन अगर आप देखते हैं कि कोई घर मतलब किसी घर में हम अब कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाजार से कुछ परचेस करके लाते हैं तो उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। वैसे कहने को वो रिकॉर्ड हमारे काम नहीं आते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड किसी को बाहर शो नहीं किए जाते, लेकिन ये वाले रिकॉर्ड शो करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का पैसा लगा होता है, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये आपको एक समझाने के तौर पर था कि कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, ट्रांजेक्शन्स हर जगह होते हैं और उनका रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसके लिए यूजफुल है या इसके लिए यूजफुल है, वो सबके लिए यूजफुल होते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग ओनर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन सभी के लिए यूजफुल रहेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, यानी कि जो बिजनेस की कैपिटल है वो क्या है। एक कैश है, एक इंटरेस्ट है, एक लायबिलिटी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है बिजनेस की कैश, कैश फॉर्म में है लेकिन वो कैश नहीं है। एक इंटरेस्ट, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे नहीं है, लेकिन हाँ वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के अंदर इन जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, जो भी फंड वहां पे इन्वेस्ट किया गया है उसको कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है कि आपने जितनी कैपिटल लगाई है वो तो आपको वापस लेनी ही लेनी है, साथ में अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो यानी कि जो आपने लगाया है उतना पैसा आपको मिले, या फिर जैसे कि आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि बिजनेस एंटिटी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। यानी और ओनर अगर कोई वहां से विड्रॉल भी करता है तो उसका वो पेमेंट करता है। ठीक है, तो उसी तरह से वो कैपिटल लगा रहा है तो बाद में उस कैपिटल को लेगा और उस कैपिटल से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है कैपिटल बिजनेस के अंदर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नोन अबाउट द। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटेंसी का, ये हमें बताना है। प्रॉफिट और लॉस एंड असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पोजीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश, एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी या अकाउंटेंसी की ऑब्जेक्टिविटी होती है वो हमारी इन पॉइंट में से किससे रिलेटेड है।
प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ कैश या फिर एरर एंड फ्रॉड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है अकाउंटेंसी का वो ये देखना होता है कि जो भी हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको ये बताता है कितनी असेट्स कितनी लायबिलिटी, क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या लॉस चल रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बिजनेस रन किया जाता है, बिजनेस का एक्सटेंशन होता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रही है तो उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है और असेट्स नई लाई जाती हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो उस पर वर्क करके उस लॉस को मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इज रिकमेंडेड फॉर यूज बाय। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है और ये रिकमेंडेड करता है हमारे क्या यूज करने के लिए। कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में वो इसको फॉलो करेंगी, या फिर कंपनीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये करेंगी। देखिए मैंने आपको सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें ही बताया था कि इनका सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, तो वो बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ इनके नाम याद करने की कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। लेकिन 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 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, और मैं आपको एक दो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दूंगी, उसके अंदर का थोड़ा सा पूछा जाता है, जैसे कि इसमें आ गया कि इसमें कौन सी कंपनियां को रिकमेंड किया जाता है या फिर कौन सी कंपनियां फॉलो करती हैं। एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको एज इट इज बता दूंगी। उसके अलावा आपको डीप में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कैरी करते हैं। कंपनीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि जो कंपनीज इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस में वो लोग फॉलो करती हैं, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा उन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है या फिर उन कंपनियों पे अप्लाई होता है जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनको डेप्रिसिएशन का लेखांकन करना होता है, यानी कि अकाउंटिंग करनी होती है जो, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर लिस्टेड होती हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। और ये किसने कहा है, ये हमारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग इनटू माइंड आउट द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो डेफिनेशन है हमारे अकाउंटिंग की उससे हमारे कौन कौन से फंक्शंस निकल के आते हैं, यानी कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंटिंग की, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे आपको इसको सीरियल वाइज लगाना है और ये आपके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या होता है, ये हमारा भी स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है। स्टार्टिंग का पार्ट सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 3 पॉइंट आ गया। रिकॉर्ड के बाद क्या करेंगे, जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि रिकॉर्डिंग क्या हो गई जर्नल में, क्लासिफाई आप किसके अंदर करेंगे, लेजर के अंदर, तो यानी कि 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप उसको समराइज करेंगे, यानी कि फिर आ गया आपका 4। ठीक है, समराइज कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उससे रिजल्ट निकालेंगे, तो ये आपका कितने निकल कर आ गया 2। तो 3142 होगा इसका राइट आंसर। 3142 कहाँ है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू। अब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करा चुकी हूँ, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। देखिए इनमें से मैंने 2 तो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो वो आपको पता होंगे। अब आपको 2 एंड 4 में से चूज करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किस पे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इन्वेंट्रीज किससे रिलेटेड है, 2 से। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा किससे रिलेटेड है, अभी मैं आपको बताऊंगी। डेप्रिसिएशन हमारा 6 से है, तो देखिए अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा 12 से रिलेटेड है, और अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट ये हमारा 10 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे फॉलो होता है।
नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स या फिर सर्वाइवल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हम सब ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल की भी बात की जाती है और यहाँ पे सर्वाइवल की भी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जाती, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट में को मैक्सिमाइज करने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारा ग्रोथ करेगा। सेल मैक्सिमाइज करने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सर्वाइवल से क्या होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छा अर्न नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो किया जाता है, सर्वाइवल का। यानी कि वो इतना तो अर्न कर लें कि वो सर्वाइव कर पाए मार्केट के अंदर, जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने वो सर्वाइव कर पाए, उस तरह की सिचुएशन उनके साथ फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। आई होप यहाँ तक आपको प्लीज़ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए प्लीज़। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये हमारी किसके बारे में बात करता है, ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। कंपनी लॉ बोर्ड हमारे कंपनी से रिलेटेड नियम बताता है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स भी हमारे जो हमारे डिफरेंट रूल्स आते हैं किसी भी चीज़ को कोई भी कौन ये कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग में, कोई भी ऐसा फॉलो करते हैं, कोई भी मेथड वहाँ पर ये बताते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड रूल्स को बताते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमारा बताया गया है किसके द्वारा, ये बताया गया है कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा ये सारे रूल्स बताता है कि स्टैंडर्ड 10 किससे अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड 10 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, 6 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे, वो 211 आर्टिकल के द्वारा यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमें एक्टिविटीज बतानी है। समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। अभी सेम मैंने आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन कराया था, उससे भी आप कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर आते हैं, बस क्या होता है क्वेश्चंस थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, ये यहाँ पे 4 है, ये सबसे पहले आएगा। अब 4 देखिए ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा, 2 और 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस के बाद क्या आएगा, समराइजिंग द परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग या फिर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, अब इसके बाद जो आएगा हमारा ट्रांजेक्शंस वो आएगा लेन देनों का विश्लेषण, जिसको बोलते हैं एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस के अंदर क्या आएगा, समराइज करेंगे हम उन सब चीजों को, तो क्या आ जाएगा हमारा 1, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, 4213। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग इज। अब अकाउंटिंग क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। लैंग्वेज है, प्रीवियस क्लास ही अगर आपने देखी होगी तो आप इजीली बता सकते हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग हमें सारे रूल्स बताती है, अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए ये हमारी लैंग्वेज भी हो गई। सोर्स है, मैंने अभी आपको बताया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो ये भी हो गई। और अकाउंटिंग के अंदर ही हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं लेजर के अंदर, उसके बाद हम समराइज करते हैं सभी ट्रांजेक्शन्स को, समराइज के बाद क्या करते हैं हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अकाउंटिंग ये सारी चीजें हैं, यानी कि इन सब चीजों को बताती है।
नेक्स्ट है द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड इन। अगेन ये रिपीट हो रहा है, और ये मत सोचिए कि मैंने क्वेश्चन ये ऐसे ही डाल दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाने के लिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2012 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2003 एंड 4 के अंदर भी आया है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिससे कि रिवीजन करके भी हमें ये सारे चीजें क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इजीली याद होगा 48 है, 49 है, 50 है या फिर 51 है। तो ये जो एक्ट हमारा पास हुआ, ये हमारा पास हुआ था यहाँ पे 49 में, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज इन रेस्पेक्ट ऑफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें क्या बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशो या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें यहाँ पे बताता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट क्या है, रिवीजन करिए, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्रीज, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट्स, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 8। अब देखिए यहाँ पर 8 आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये 2 हो गया तो ये हट गया। फिक्स असेट्स, ये हमारा 10 से रिलेटेड है। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये भी आप इजीली कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 6 है तो बचा क्या, 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 3 यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेसमैन मीन। अब बिजनेस के अंदर जो नेटवर्थ होती है उसका क्या मतलब होता है, इक्विटी कैपिटल से, टोटल एसेट से, फिक्स एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी या फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज से। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो देखिए नेटवर्थ में यहाँ पर जो इसका मतलब होता है वो होता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बताइए। देखिए नेटवर्थ की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा, नेटवर्थ है इसके अंदर। देखिए नेटवर्थ हमारा, जब हम जो भी हमारी टोटल असेट्स होती हैं उसमें से जो भी हमारी आउटसाइडर, इनसाइडर नहीं, आउटसाइड की जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं, तो जो भी रिमेनिंग हमारे पास फंड बचता है वो हमारा नेटवर्थ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन विल हैव द इफेक्ट ऑफ, यानी कि जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन होता है यानी रूढ़िवादिता का सिद्धांत, वो हमारा किस पर प्रभाव डालता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स पर, अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी या फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। देखिए इसके अंदर जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको छोड़कर जितने भी हमारे लॉसेज होते हैं उनकी यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है, यानी कि उनकी व्यवस्था की जाती है। इसके अनुसार यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उनका एवैल्यूएशन करते हैं। और आप सबको पता है कि स्टॉक का एवैल्यूएशन कहाँ के कैसे किया जाता है, यानी कि जो मार्केट प्राइस और जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है विच एवर इज लो, जो भी कम होगा उस पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद संपत्तियों को, यानी कि जो हमारी एसेट्स होती है उसका अंडर स्टेटमेंट करते हैं, यानी कि उनको कम दिखाते हैं। और जो भी हमारे जो हमारे प्रॉफिट्स, सॉरी, जो हमारे लाइबिलिटीज होती हैं उनको ओवर स्टेटमेंट किया जाता है, यानी कि उनकी वैल्यू हाई दिखाई जाती है। यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको कम करके दिखाया जाता है, लॉस को हाई करके दिखाया जाता है। ये हमारा रूढ़िवादिता का सिद्धांत होता है, जिसके अनुसार, जिससे अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे पास इनफ फंड हो। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अंडर स्टेटमेंट ऑफ द असेट्स। असेट्स को अंडर स्टेटमेंट करके दिखाया जाता है और लाइबिलिटी को ओवर स्टेटमेंट दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा हमारा पॉइंट है जो कि हमारा अकाउंट्स, जो भी बुक्स हैं अकाउंट्स की उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में कंट्रोल के लिए, कमीशन पेबल टू सेल्समैन, एप्रिसिएशन मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। आप सबको पता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर वो मनी में मेजर किए जा रहे हैं, यानी कि उनको मनी में हम वो डिनोट कर सकते हैं, तभी उनका यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। क्वांटिटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। इसी के लिए यहाँ पर जैसे कि हमारा मैनेजर के हेल्थ से रिलेटेड कोई है प्रॉब्लम, या उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अ, ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे मैनेजर की फीस सैलरी की बात की जाती है, ये क्वांटिटेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटेटिव है। एप्रिसिएशन मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये भी क्वालिटेटिव है। तो यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया। क्या आएगा राइट आंसर, वो होगा 2। क्योंकि देखिए कमीशन है, कमीशन को हम मॉनेटरी एस्पेक्ट में डिनोट करते हैं। तो कमीशन पेबल टू सेल्समैन, सेल्समैन को कोई भी कमीशन दिया गया है तो मनी की फॉर्म में दिया गया होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बतानी है। कैपिटल इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, या फिर लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल। तो देखिए हमारी जो इक्वेशंस बनती हैं वो क्या होती हैं, जो भी हमारे पूंज या तो हम इस तरह से बना सकते हैं, जो भी हमारे क्रॉस लाइबिलिटीज होती हैं इक्वल टू असेट्स कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इक्वल टू संपत्तियां, जिसको हम असेट्स भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारी जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। जो भी हम असेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज को, तो जो भी हमारे अमाउंट बचेगा वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनका यहाँ पर ये ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले आप ये देख लीजिए। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो देखिए मैं आपको इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें भी ये बता चुकी हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखिए ए का 4 हो गया, ए का 4 किस में है, 1 एंड 2 में, तो हमारा 3 कट गया, 4 कट गया। इस तरह से आप सॉल्व करा करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि एलिमिनेशन से क्या होता है, अब आपके 2 ऑप्शंस कट गए, आपको 2 में देखना है। ठीक है, अकाउंटिंग 2 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो ये हो गया। अब ये दोनों में ही 1 1 है। अब हमें ये देखना है 3 और 4 में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए 3 क्या होता है, 3 होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और 4 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो देखिए यहाँ पर 3 का हो गया 2, 4 का हो गया 3, तो 3 का 2 किस में आ रहा है, 1 में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा ए। ए हमारा होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फाइन, इस तरह से आपको टोटल 22 या 21 है वो आपको पूरे लर्न करने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया डज नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इंडिया का, वो कौन से कार्य नहीं करता है, आपको वो बताने हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको स्टैब्लिश करना इसका काम है। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, यानी कि उनकी रिव्यू करना, जो भी कमेटी है उसकी। इश्यू ऑफ गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन नोट्स ऑन पॉइंट्स अराइजिंग फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी पॉइंट्स अराइज होते हैं उनको क्लैरिफाई करना, उन पर गाइडेंस देना कि ये इस तरह से होगा ट्रीटमेंट इसका, इसको इस तरह से करना है रिकॉर्ड, ये सारे ये बताते हैं। या फिर प्रोपोगेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड परसुएड बिजनेस हाउसेस टू अडॉप्ट देम। अब मानकों का प्रचार करें, और जो भी इन्होंने चीजें बनाई हैं, इनके अंदर रूल्स बनाए हैं, उसको लोगों को किस तरह से अडॉप्ट करवाएं, ये काम करते हैं। तो इसमें बात की गई है डज नॉट परफॉर्म, क्या काम नहीं करता है। तो देखिए ये इनका काम नहीं होता कि जो भी इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनका प्रचार भी यही करवाएं, यानी कि प्रोपोगेट करवाएं उसको, और उनको लोगों को कहें कि आप इसे फॉलो करो। क्योंकि ये तो जो भी कंपनीज जो हमारी हम बोल सकते हैं कंपनीज जो होती हैं
उनको ये फॉलो करना होता है, ये कंपलसरी होता है, इनको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये फॉलो करो, क्योंकि कंपनी अगर इनको फॉलो नहीं करेगी तो जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं इनको फॉलो करने के वो उनको नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ उन पर पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका काम नहीं है, बाकी ये सारे इसके काम है, और हमें बताना है कि डज नॉट जो इसका काम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्टैब्लिश करना इसका काम होता है, समीक्षा करना इसका काम होता है, और क्लैरिफाई करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना भी इसी का काम होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, the cost of 3 small files of rupees for each was discharged to expenses when purchased, even though they had useful life of several years. This was done according to, यानी कि यहाँ पर 3 स्मॉल हमारी फाइल थी, उनकी लागत जो थी वो जो बहुत कम थी, लेकिन उनको जो भी हमारे ईयर्स हैं उनमें राइट ऑफ किया गया धीरे धीरे करके। ये हिसाब हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, या फिर मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो चीज है ये हमारी कहलाती है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अंदर जो भी रिकॉर्ड की जाती हैं चीजें उनकी एक सीमा होती है। ठीक है, हर चीज की एक सीमा होती है, तो उनको इन सारी चीजों को एक जगह, जैसे छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको एक में ही करके लिख लिया जाता है जो कम मूल्य की होती हैं। जैसे कि आपने स्टेशन पेन लिया, आपने छोटी नोटबुक ली, आपने रेजर ली, बहुत सारी चीजें ली आपने। अब यहाँ पर आप इन सारी चीजों को अलग अलग करके नहीं लिख सकते। आप इन सबको कैसे ट्रीट करेंगे, इन सबको आप स्टेशनरी में डाल देंगे और इनका टोटल अमाउंट भी आप स्टेशनरी में करके लिख देंगे, आप इनको अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंटिजेंट लायबिलिटी इज शोन ड्यू टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो हमारी शो की जाती है किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा? फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, या फिर डुअल एस्पेक्ट। देखिए कंटिजेंट लायबिलिटी की बात की जा रही है, तो कंटिजेंट लायबिलिटी यहाँ पर जो होती है वो हमारी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें फुट नोट में दिखाई जाती है, क्योंकि इसका एक तरह से ये जो लायबिलिटी होती है हमें बिल्कुल नहीं पता अभी कि ये लायबिलिटी हमारी है भी या नहीं। हो भी सकता है फ्यूचर में ये लायबिलिटी बने, और हो भी सकता है फ्यूचर में ये लायबिलिटी ना बने। इसलिए ये सिर्फ एक नोट की तरह हमारी बैलेंस शीट में शो करती जाती है कंटीजेंट लायबिलिटी की ये फ्यूचर में बन सकती है लायबिलिटी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये किस अवधारणा या फिर किस कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। तो ये हमारी आती है फुल डिस्क्लोजर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उसने डिस्क्लोज किया है बैलेंस शीट में आपको शो करके कि ये हमारी फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती है इतने रुपए की। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका काम था आपको डिस्क्लोज करना, क्योंकि अभी ये उसको भी नहीं पता कि ये लायबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब जो कैपिटल है हमारी बिजनेस लायबिलिटी है, ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर कहा गया है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, या फिर कंजर्वेशन। तो कैपिटल हमारी बिजनेस लायबिलिटी है, ये हमारी बात करता है किस उसके अंदर, ये बताता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी के अंदर, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कैपिटल जो है वो एक ओनर के लिए लायबिलिटी की तरह होती है, कि क्योंकि जब भी वो यहाँ से कुछ विड्रॉल भी करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको पे करना होता है, इस पे इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये कहा भी जाता है कि जो बिजनेस और जो ओनर होता है वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है और उसका ओनर एक अलग है। ठीक है, तो ये सेपरेट एंटिटी के अंदर यहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे नंबर 2 इन्होंने पूछ लिया है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमेटी की तरफ का, वो हमारा किससे रिलेटेड है, यानी कि उसका सब्जेक्ट क्या है? वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड, और नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता चुकी हूँ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड ये 1 का है। डेप्रिसिएशन हमारा किसका है? देखिए फर्स्ट होता है हमारा डिस्क्लोजर, 2 होता है, ये आप 2 देख लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है। 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 क्या होता है? 4 होता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 5 डेप्रिसिएशन। 5 क्या हो गया?
डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन 5 नहीं 6 होता है हमारा डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा इसका हो गया डेप्रिसिएशन का। अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, 5 या 6 होता है हमारा डेप्रिसिएशन का, और ये 2 हमारा है 1 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंटरी। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है वो 5 है या 6 है, प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी ये फिर से आ गया, लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स जो जो पॉइंट्स हैं हमारे, ऑप्शन जो हैं वो अलग हैं। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है कि क्या क्या रिकॉर्ड होगा। क्वालिटी कंट्रोल, ये पॉइंट सेम है। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, टीम स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑल ऑफ द अबव तो कट गया। कंट्रोल की बात की जा रही है, ये क्वालिटेटिव नेचर है। टीम स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जा रही है, क्वालिटेटिव नेचर है। क्वांटिटेटिव क्या है, कमीशन। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैलेंस शीट आर। अब जो बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंटिंग्स हैं वो हमारी कैसे हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग, या फिर अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो ये हमारे यहाँ पर रिलेटेड है। इसके पॉइंट्स आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे नहीं गिवन है। देखिए इसमें इसके ऑप्शंस ये नहीं है, इसके ऑप्शंस ये होंगे, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ए ऑप्शन है हमारा ए एंड 4 करेक्ट, बी ऑप्शन है हमारा 2 और 3 करेक्ट, सी ऑप्शन है हमारा ए और 3 करेक्ट, और डी ऑप्शन है हमारा 2 और 4 करेक्ट, ठीक है। 2 और 4 करेक्ट, ये इनके ऑप्शंस हैं। तो अब आपको बताना है जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का वो हमारा किससे रिलेटेड है, रियलाइजेशन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर अकाउंटिंग इक्विवेलेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। देखिए सेकंड यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट दिया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तो ये 2 तो सही है। रही बात 3 की, तो देखिए 3 भी हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में मैचिंग नहीं की जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर ये इक्विवेलेंस देखा जाता है कि असेट्स और लायबिलिटीज हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही है। तो देखिए 2 और 4 किस में है, ये हमारा डी पार्ट में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। यानी कि फ्रेंड्स बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शंस देखिए, करंट लाइबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक्रूड लाइबिलिटीज हमें दे रखा है। जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लाइबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है, वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर। लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए एसेट्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है, क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट, या फिर लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, salaries and wages employees are recorded in which account are called। और salaries and wages employees जो होते हैं वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए। वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जिस जो खाते कहलाते हैं।
एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटीज या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की, तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is recorded as, यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अब वो उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज, यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है। कैसे? कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज, यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए, और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेज किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था अब वो सस्ता है तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा, इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई है, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है, financial securities which can be changed into cash to their book value price are categorized as, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है, और उसको हम उनकी जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है, earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder एज अ डिविडेंड इज नोन एज, यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं? तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती, वो क्या कहलाती हैं? कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन अर्निंग्स। फिर रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती है फ्यूचर पर्पज़ के लिए, जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दैट इज यूज बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज डॉक्यूमेंटेड है। यानी कि भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण को क्या कहते हैं? एनुअल रिपोर्ट, 5 ईयर्स रिपोर्ट, एक्सचेंज रिपोर्ट या फिर स्टॉक रिपोर्ट। तो फ्रेंड, जब इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं या फिर हम कहें तो फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स की कि उन्हें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पूरी फोरकास्टिंग एनुअल रिपोर्ट पे बेसिस होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को अपनी ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इनिशिएट नहीं लेंगे उसमें, अगर हम कहें तो उसमें इन्वेस्ट करने का। इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमेशा कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करे, तभी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट रेशो कितना है, अर्निंग रेशो कितना है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसका पूरी फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। जैसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही हो गया जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी एब्सेंस है तो वो लोग आपस में प्रॉफिट रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, डेट रेशियो एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी उनके बीच जो पार्टनरशिप डीड होती है या फिर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे एब्सेंट है, तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहीं दे देती हूँ, जिससे कि हो सकता है आगे अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप इजीली उनका आंसर कर पाए। जैसे कि देखिए, जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आप सबको पता है 1932 है, ठीक है। और उनके जो अगर हम बात करें उसके जो आर्टिकल्स होता है 12 से लेके 17 आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सेंट है तो वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए, जो भी पार्टनर्स होंगे अगर वो डीड वहां पे एब्सेंट है तो सबको इक्वल राइट होगा। किस चीज का? उस बिजनेस को करने का इक्वल राइट होगा। वो लोग जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं वहां पे सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और सबको ही उसमें अपना वर्क करना होगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इन पार्टनरशिप। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनरशिप में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन वही है जो भी मैंने डिस्कस किया थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस अलग हैं। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप ऑप्शंस बिना देखे भी उस चीज को इजिली रिकॉल कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस बदल गए। ऑप्शंस है इन द सेम प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एंड नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं होता है तब आंसर क्या होगा? इक्वल, ठीक है। ये याद रखिएगा, तब आंसर हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है, अ कॉमन पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि कॉमन पार्टनरशिप जो है, कॉमन का मतलब है जिसका कोई पर्पस नहीं है। कुछ पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जो पर्पस से स्टैब्लिश की जाती हैं, ठीक है, या किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जो अगर हम डिवाइड करें फर्दर उनको तो नेचर में आती हैं, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर आती हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो उसमें मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे? 2, 20, 10 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो मैक्सिमम 20 होंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
in which account is shown the decrease in the value of the property and increase in the value of the liability। यानी कि ऐसी कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर अगर हमारे किसी भी असेट्स में के प्राइस में कमी आ रही है, यानी कि वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है, और जो हमारी लाइबिलिटी है उसके वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वो हमारे किस अकाउंट में दिखाया जाता है? इन कैपिटल अकाउंट, ऑन द डेटर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर ऑन द क्रेडिटर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये बोल रहा है संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो इससे क्या हो गया, आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सारी चीजें किसके बेसिस पे की जा रही हैं? रिवैल्यूएशन, यानी जो हम असेट्स का द्वारा से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इस तरह की कंडीशंस हमारी सारी डेबिट साइड में शो की जाएंगे, जिसको हम डेटर साइड भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पर एक ही तरह की हमारी इंडिकेशन दे रही हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमारे ऋणी पक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फेम बाय, फेम का जगह आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुडविल। ठीक है, क्या है? गुडविल। The amount of goodwill by the new partner is distributed by the old partners on bringing द कैश, यानी कि कोई भी नया पार्टनर जो है वो जो अपना गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आया है, तो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उसको किस रूप में उसको बांटेंगे ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ पर देखिए जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है, तो आगे जाके, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट होता था, ठीक है, अब पहले उसमें 2 पार्टनर थे तो 50-50 वो लोग बांट लेते थे आपस में, लेकिन अब 3 पार्टनर आ गए और इक्वल के हिसाब से अब उनके पास क्या रहेगा? 50-50 नहीं रहेगा, उनका प्रॉफिट का पोर्शन कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, सभी पार्टनर्स ने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट दिया उसको प्रॉफिट देने के लिए या फिर उसका पोर्शन देने के लिए, तो ये क्या हो गया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसीलिए जिस अमाउंट परसेंटेज से या फिर जितना अमाउंट से वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में उनको ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितना उन्होंने अपने पास से सेक्रीफाइस किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पोर्शन देने के लिए, उतना ही उसी रेशियो में उसको ये गुडविल का अमाउंट पे कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसके गुडविल अमाउंट को ले लेंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, अब आपको बताना है जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना ही हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये ना ही किसी पर्सन से रिलेटेड है, ना ये हमारा रियल अकाउंट को शो कर रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट में ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो इस पर लागू नहीं होती हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नाम मात्र का खाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यानी कि जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, लॉस, एक्सपेंस, या फिर प्रॉफिट। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डेप्रिसिएशन। फ्रेंड, नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस विल बी सफर्ड और रिवैल्यूएशन बाय, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो सफर किया जाता है रिवैल्यूएशन के द्वारा, वो किसके द्वारा किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, न्यू पार्टनर्स के द्वारा, ऑल पार्टनर्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जब हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस होता है, तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर किया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा, क्योंकि देखो कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तभी हम वैल्यू को रिवैल्यूएट करते हैं कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम उससे जो गुडविल अमाउंट होता है या फिर जो कैपिटल होती है
वो हम उससे मांगते हैं, तो वो जब अपना पोर्शन लेकर आ रहा है तो वो इस तरह की चीजों में अपना पार्टिसिपेशन क्यों करवाएगा? तो वो किया जाता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में कमी आ रही है किसी भी तरह की, तो वो क्या शो करती है? लॉस को, प्रॉफिट को, एक्सपेंस को, या फिर रिसीप्ट को? तो अगर हमारी लायबिलिटी में कमी आ रही है तो ये तो सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट बता रही है, यानी कि ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो में जब हम माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो को तो हमारा कौन सा रेशियो बनता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो न्यू रेशियो को जब आप माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो से, तो ऑप्शंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट यील्ड रेशियो, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा प्रॉफिट यील्ड रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑडिटिंग इज कंपलसरी। अब जो ऑडिटिंग है वो हमारा कंपलसरी किस कंपनी के लिए है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सोल ट्रेडिंग, इन पार्टनरशिप, और ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑडिटिंग की बात की जा रही है तो ये आप सबको पता है। सोल ट्रेड क्या होता है? जिसमें एक पर्सन होता है और वो पर्सन में जो भी उसके प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के, जो भी उस बिजनेस के लॉस होंगे, उसको उसी को बेयर करना है, कोई और पर्सन उसके लिए लायबल नहीं है। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? दो से अधिक लोग होते हैं, दो या दो से अधिक, और उसमें वो लोग म्यूचुअल कंसेंट से अपनी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी वो कंडीशंस बनाते हैं, उसके बेसिस पे वो बिजनेस करते हैं। यानी इन दोनों ही बिजनेस के अंदर कोई बाहर से पार्टी नहीं आई है इन्वेस्ट करने। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? कोई भी शेयर होल्डर हमें नहीं पता कहाँ रहता है, क्या है। इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा उसमें लगा होता है। तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है ऑडिटिंग को करना, जिससे कि ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन, पोजीशन, जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं, जो भी बुक्स में प्रेजेंट की जा रहे हैं रिकॉर्ड्स, वो सही है या नहीं, ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। और वो किससे पता करते हैं? वो पता करते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट से। तो यहाँ पे ऑडिटिंग हमारा कंपलसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सोल ट्रेडिंग के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, और ना ही पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। वो ये डिपेंड करता है कि वो लोग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द वर्ड ऑडायर मीन्स, ऑडायर का वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है? टू टेल, टू हियर, टू डिस्कस, और टू शो। तो देखिए अगर हम बात करें ऑडायर की, तो ऑडायर वर्ड जो है वो हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है, जिससे ऑडिटिंग हमारा शब्द बना। और इसका अर्थ होता है टू हियर, यानी कि सुनना। ऑडिटिंग में भी क्या होता है? क्लाइंट की जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो वो डिस्कस करता है, वो सारे सुनकर उनको चेक करना एक ऑडिटर का काम होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू हेयर। ठीक है, हियर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हियर कर लीजिएगा, HEAR। ठीक है, टू हेयर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा कंपलसरी क्यों है, ये हमें यहाँ पे बताना है। किसके लिए है? ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, या फिर ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो यहाँ पर ये हमारा कंपलसरी किसके लिए होता है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है दोनों तरह की कंपनी के लिए, फिर वो चाहे हमारा प्राइवेट कंपनी हो या फिर हमारा पार्टनरशिप वो सॉरी पब्लिक कंपनी हो। क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जिसके द्वारा स्टैट्यूटरी ऑडिट बनाना हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सारे प्रोविजन डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप एक बार 2013 की जो भी नॉर्म्स हैं आप उनको पढ़िए, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ही कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हम कल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोपाल जी शर्मा का एक कमेंट था, उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक ऑडिट
और हमारा कंटिन्यूस ऑडिट में उन्हें कंफ्यूजन है। तो देखिए कंटिन्यूस ऑडिट होती है, ये हमारी कंटिन्यूस बेसिस पर होती है। इसमें कंपनी के स्टाफ भी हो सकते हैं, कंपनी का मेन अपॉइंटमेंट ऑडिटर भी हो सकता है। अब स्टाफ इसलिए होगा क्योंकि कई कंपनियां अलग से किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं या किसी अदर पर्सन को भी वो वहां पर इनको जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए रख सकते हैं। तो या तो स्टाफ मेंबर्स होंगे या फिर ऑडिटर कंपनी के रिकॉर्ड्स को डेली चेक करेगा। अब वो डेली भी ऐसे हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है। ठीक है, इस बेसिस पे डेली उसको चेक किए जाएंगे। और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करता है तो डेली विजिट कर सकता है कभी भी कंपनी के अंदर। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट, लगातार होगी वो ऑडिटिंग। और यहाँ पर पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो पीरियोडिक ऑडिट वो ऑडिट होती है जो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। और ये हमारी तभी प्रिपेयर होगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट हमारे लास्ट में प्रिपेयर किए जाते हैं। जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद आता है बैलेंस शीट की बारी। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है इसमें। और हम जब टाइप्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में तो हम वहां भी इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनके एडवांटेज, लिमिटेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर हो गया है तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कोई भी टॉपिक हो तो उसको भी बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे। बीच में हम इसलिए डिस्कस नहीं करते फ्रेंड्स क्योंकि एक टाइम होता है उसके अंदर ही मुझे अपनी क्लास कंप्लीट करनी होती है। और अगर मैं बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस करूंगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज आप ना क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है। वैसे क्वेश्चन नंबर मैं ही नोट नहीं करती, बट आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन है, तो उसके बेसिस पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The existence of a good system of internal check reduces to a great extent of। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनल चेक की। कल हमने इंटरनल चेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको इंटरनल चेक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपनी थ्योरी क्लास में इंटरनल चेक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लेते हैं। आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली का अस्तित्व काफी हद तक कम हो जाता है किसके द्वारा, मतलब क्या कम हो जाता है उससे। ऑडिटर का वर्क कम करने की बात करता है, ये लाइबिलिटी कम हो जाती है, नाइदर वर्क नॉट द और लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर या फिर बोथ द वर्क एंड द लाइबिलिटी। हमको बताना है कि अच्छा अगर इंटरनल चेक एक अच्छा होगा सिस्टम हमारे पास तो उससे हमारी क्या चीज क्या कमी हो कमी जो है वो हो जाएगी वहां पे। बर्डन कम हो जाएगा हमारे ऑडिटर का, या उसका काम कम हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी। तो देखिए इंटरनल चेक में मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है। इंटरनल चेक के अंदर जो भी कंपनी होती है उसके अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर उन सबको चेक किया जाता है कि सही वो कर रहे हैं नहीं, उनका पोस्टिंग अकाउंट में सही से हो रही है नहीं। ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं या नहीं, उनको जितना टारगेट दिया गया है उनको उन्होंने अचीव किया है या नहीं। ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सारी चीजें पहले ही चेक कर दी जाएंगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा, वो मिलेगा हमारे ऑडिटर को। अब ऑडिटर को वो बेनिफिट किस रूप में मिलेगा अब आपको वो बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो क्या होगा या किस रूप में यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो मिलेगा उसके काम से। क्योंकि देखिए ऑडिटर को वो सारा फिर से चेक नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से ही इंटरनल चेक किया गया है और सही तरीके से किया गया है। तो बस उसको क्या करना होगा, वो रिकॉर्ड लास्ट में चेक करेंगे ऑडिटर, और उसके साथ ही साथ जो भी वाउचर होगा उसको उससे मिलान कर लिया जाएगा। और अगर वहां पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपनी प्रोसेसिंग को आगे स्टार्ट करेंगे और बाद में एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाएगा अगर इंटरनल चेक वहां पे किया जा रहा है। और अगर कंपनी में इंटरनल चेक नहीं किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा,
ऑडिटर को पहले इंटरनल चेक वाला काम करना होगा, उसको पहले ये देखना होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड सही से मेंटेन है या नहीं। अगर वही मेंटेन नहीं होंगे तब तक वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपना जजमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इंटरनल चेक से क्या होता है, वो जो ऑडिटर है उसका काम कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट बाय, यानी कि सोशल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले कौन लेकर आया था? टेस्को कंपनी, यूटीआई, बेल या फिर एयर इंडिया। तो देखिए यहाँ पर हम सोशल ऑडिट रिपोर्ट की बात करें, जब भी ऑडिटिंग से क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि सबसे पहले इसको किसने फॉलो किया, कौन ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था, इसका मीनिंग क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखने हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पर हम सोशल ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो सोशल ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले टिस्को के जो ओनर थे वो लेकर आए थे सबसे पहले। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिस्को कंपनी। ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्किंग पेपर्स विच कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट वर्क डन आर दी प्रॉपर्टी ऑफ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो काम करने वाले कागजात हैं जिसमें ऑडिट कार्य को रिकॉर्ड होता है वो हमारी संपत्ति है। किसके लिए संपत्ति कहलाई जाएगी? कंपनी के लिए, ऑडिटर के लिए, कंपनी और ऑडिटर बोथ, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के लिए। तो वर्किंग पेपर्स बताने हैं वो किसके लिए असेट्स कहलाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्किंग पेपर्स की, अब वो वर्किंग पेपर्स किस पर्पज से क्रिएट किए गए हैं? वो बनाए गए हैं जब भी ऑडिटर ने जो भी एनालाइज किया कंपनी में, जो भी उसको फाइंडिंग्स निकल कर आई उसको उन्होंने पेपर पे लिखा है। तो वो उसके लिए क्या है, वो मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर वो रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर सकता है और अपना जजमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा? वर्किंग पेपर की हेल्प से। और अगर वर्किंग पेपर नहीं हुए तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर करने में ये वर्किंग पेपर उसकी बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पे असेट्स की बात की गई है, प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो ये ऑडिटर के लिए प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। उसको उसे सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही उसको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा ऑडिटर राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी को उन पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को तो सिर्फ क्या चाहिए? रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी कट जाएगा। बोथ नहीं होगा, कंपनी लॉ बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस आपको प्रोविजंस रूल्स दे दिए हैं, उनको फॉलो करना कंपनी का काम है। और कंपनी वो फॉलो किस तरह से करेगी? ऑडिट करा के। और ऑडिट रिपोर्ट उसको बस चाहिए, अब वो कैसे भी पेपर की करे एक ऑडिटर, वो ऑडिटर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारे असेट है, अगर हम असेट की बात करें तो वो सिर्फ वो वर्किंग पेपर जो है सिर्फ एक ऑडिटर के लिए है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंसी कॉज्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड ओनली बाय। अब यहाँ पर बात की जा रही है, अगर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी है ऑडिटर की पोस्ट पर तो वो किसके द्वारा भरी जाएगी? द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात की जा रही है कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने वोट से वहां पर एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि हाँ इस पर्सन को एक अपॉइंटमेंट देना चाहिए, या फिर इस पर्सन से हम चाहते हैं कि ये इस कंपनी का ऑडिट करे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे शेयर होल्डर्स का। अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ये ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए। अगर यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर कंपनी का कोई भी हेड है वो इनको अपॉइंट करता है तो वहाँ पे शेयर होल्डर के मन में यही बात बनी रहेगी कि इन लोगों ने अपॉइंट किया है, हो सकता है ये सही से रिपोर्ट ना दे, ये कंपनी को ही अच्छा बताएगा, हो सकता है कि ये उनके अंडर में रह के काम करे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर वो शेयर होल्डर के थ्रू किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड या मैनेजिंग डायरेक्टर का इनमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर द कंपनीज एक्ट द स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड एज
पर द प्रोविजंस ऑफ, हमें यहाँ पे बताना है कंपनी एक्ट में किस प्रोविजन के अंदर हमारी जो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है। सेक्शन 209 सबसेक्शन डी, सेक्शन 233 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन बी, या फिर सेक्शन 224। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 233 कर लीजिए, 233, ठीक है, सबसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हमारी किस प्रोविजन के अंदर बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो सभी प्रकार की कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए कंपलसरी होती है जिन्हें 209 सबसेक्शन डी के अंतर्गत लागत जो अकाउंट्स हैं उनको रखना जरूरी होता है, और अगर वो उन बुक्स को रखेंगे तो वहां पर उनका ऑडिट कराना भी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो 209 के अंदर तो ये बताया गया है कि जो बुक्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है। और जो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की, तो देखिए ऑडिट की बात हमारी बताई गई है प्रोविजन हमारे सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुक से रिलेटेड बात की गई है 209 सबसेक्शन डी में, और अगर हम ऑडिट की बात करें तो ये की गई है सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनको अरेंज करना है। देखिए फर्स्ट है हमारा ऑडिट रिपोर्ट, फिर है ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, या फिर ऑडिट फाइल्स। अब इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा पेपर जो है कब प्रिपेयर किया जाता है, या फिर किस हिसाब से उनको हम प्रिपेयर करेंगे अगर हमें ऑडिट करवानी है तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, एक ऑडिट प्रोग्राम। और आपने ऑडिट प्रोग्राम कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, जिसके अंदर सारी चीजें ही मेंशन होते हैं कि एक ऑडिटर को क्या कैसे करना है, किस तरह से चेक करना है, ये सारी चीजें ऑडिट प्रोग्राम के अंदर है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी हम एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, उसको इसके रूल्स समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, ऑडिट प्रोग्राम। तो यानी देखिए ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4। तो सबसे पहले आ गया ऑप्शन 3। अब देखिए ऑप्शन 3 सबसे पहले है तो हमारा बी ऑप्शन कट गया एंड ऑप्शन डी कट गया। तो आप एलिमिनेशन से करा करिए ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आ गया। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम हमने बना लिया। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर जो भी ऑडिटर है वो वहां पर कोई भी चीज चेक करेगा तो उसको क्या करेगा, अपनी नोटबुक में नोट करेगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगी, ऑडिट नोटबुक, यानी कि ऑप्शन 2। अब देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सी बी कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही बचा, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, अब बचा 1 एंड 4। तो आप सबको पता है ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में आती है और ऑडिट फाइल उससे पहले प्रिपेयर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 4, फिर आएगा 1। ये होगा हमारा सीक्वेंस 3 2 4 1, जो कि ऑप्शन ए है। सबसे पहले प्रोग्राम डिसाइड किया जाएगा, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक ऑडिटर को काम करना होगा, वो नोटबुक प्रिपेयर करेंगे। नोटबुक प्रिपेयर करने के बाद ऑडिट फाइल प्रिपेयर की जाएगी। ऑडिट फाइल प्रिपेयर करने के बाद सारी फाइंडिंग सब तरह के एनालाइज वाउचिंग करने के बाद, उसको चेक करने के बाद जो भी एविडेंस होंगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी जो कि एट लास्ट होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट हमारी सबसे लास्ट में आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी कर सकते थे। आप सबको पता है कि ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में प्रिपेयर की जाती है, तो ऑप्शन 1 हमारा सबसे पहले है ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए ए 1 ऑप्शन हमारा लास्ट में किसी में नहीं दे रखा है, ये दे रखा है सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस अपना कॉमन सेंस लगाना होगा और उसके बेसिस पर भी आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे भी ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाकी तो आप थोड़ा सा भी अगर आपने और भी चीजें पढ़ी हैं, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो, उसके बेसिस पर भी आप इनके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय। अब एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या फिर गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात की जा रही है। इंटरनल यानी कि जो कंपनी के अंदर कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, ठीक है। अब कंपनी के अंदर के सारे कामों को देखेगा वो कि सही से
लेजर में तो पोस्टिंग नहीं हुई है, लेजर में पोस्टिंग अगर कर दी गई है तो उनको उनकी सब्सिडरी बुक्स जो है उनमें सही से पोस्टिंग करी है या नहीं, ये सारे इंटरनल ऑडिटर के काम होते हैं, ठीक है। जो कि इंटरनल ऑडिटर किसका पार्ट होगा, इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिटर मैंने कल आपको बताया था इंटरनल ऑडिट कौन करेगा, इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल का। तो जब सारी चीजें इंटरनली बेसिस पर की जा रही हैं तो इंटरनली बेसिस पर ये सारे हेड किसको बनाया जाएगा, इसका वो बनाया जाएगा हमारा मैनेजमेंट को। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेयर होल्डर को इंटरनल कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया है उनसे उनको अच्छी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो उनको इंटरनल ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी इंटरनल ऑडिटर से कोई मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करती, उन्होंने तो गवर्नमेंट सिर्फ उसके बेसिस पे काम करेगी कि जो भी कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा रूल बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट में रूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग एक कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं, बस इतना काम होता है। तो इसको रिमूव करना, इसको अपॉइंट करना एक मैनेजमेंट का काम है। अब वो इसको अपॉइंट करे या ना करे ये भी डिसीजन एक मैनेजमेंट का ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटीन चेकिंग रिड्यूसेस द, अब जो रूटीन चेकिंग है वो क्या कमी करती है, ठीक है, क्या रिड्यूस करेगी आपकी, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बस पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है। अब देखिए रूटीन चेकिंग यानी कि इंटरनल चेक। अब इंटरनल चेक होगा तो उससे क्या कमी आएगी, उससे कमी आएगी एक ऑडिटर के काम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑडिटर का काम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर रूटीन चेकिंग कंपनी में की जाएगी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सिस्टमैटिक वे में किया हुआ होगा, सारे ट्रांजेक्शन सही तरीके से होंगे और एविडेंस के प्रॉपर उनके एविडेंस वहाँ पे मौजूद होंगे, सारी चीजें अच्छी सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन देखना है तो वहां पर आपको लगे अरे इसका तो वाउचर ही नहीं है, इसका तो एविडेंस ही नहीं है, ये कहाँ से एंट्री हो गई। तो वहां पर उनकी सब्सिडरी बुक भी अवेलेबल होंगी सिस्टमेटिक वे में, तो आप कभी भी अगर कोई भी ऑडिटर चाहता है रैंडमली तो वो उनको चेक कर सकता है। तो रूटीन चेकिंग से क्या होता है, एक ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। व्हेन द ऑडिट इज कंडक्टेड रेगुलरली और इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर इट इज कॉल्ड, यानी कि जब भी हमारी ऑडिट कंडक्ट की जाती है या फिर ऑडिट होती है, अब रेगुलरली बेसिस पर हो या फिर इरेगुलरली बेसिस पर थ्रू आउट द ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, या फिर इंटरिम ऑडिट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑडिट की, जो कि यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह की बेसिस पर की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस ऑडिट। यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रखा है नियमित रूप से या अनियमित। अब कैसे भी हो सकती है, देखिए एक होती है डेली बेसिस पर, डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको आप डेली डेली रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये हो गई, और एक हो गई आपकी डेली ना करके आप वीकली मंथली कर रहे हो, लेकिन हो तो आपकी हमेशा के लिए रही है, पूरे साल हो रही है, तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस ऑडिट बोला गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि कंपलसरी होती है और जिसको करवाना जरूरी होता है, किस पर्पज से कि क्योंकि आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी में लगा होता है, तो उनको ट्रू इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये ऑडिट की जाती है। इंटरनल ऑडिट की जाती है इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पर, कि जो भी कंपनी के अंदर काम हो रहा है वर्कर्स के द्वारा वो सही तरीके से जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। इंटरिम ऑडिट होती है जो कि जो भी ऑडिट होगी उस जैसे 2 टाइम पीरियड है, हर महीने ऑडिट होती है, उनके बीच में एक और ऑडिट कराना, वो हमारा इंटरिम ऑडिट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर द सेम, इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फोर्थ ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। देखिए यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है, तो आप
सबको मैं बता दूं, जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है हमारा इंटरनल ऑडिट, और दूसरा पैरामीटर जो आता है वो होता है इंटरनल चेक, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये दोनों काम करते हैं। इंटरनल कंट्रोल आप किस तरह से करोगे, या तो आप इंटरनल चेक करवाओगे जो भी आपने रिकॉर्ड्स किए हैं उनका, और या फिर आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराओगे उसी के थ्रू, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट जो है किसका पार्ट बन जाएगा, इंटरनल कंट्रोल का। ऑप्शन वन बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इंटरनल कंट्रोल है इसका पार्ट, ना कि इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर दी सेम। नहीं, सेम नहीं है। इंटरनल चेक में सिर्फ चेक किया जाता है, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती, जबकि इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट भी दी जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी कि हाँ ये सही तरह से हो रहा है या नहीं, इन सब के बेसिस पे इंटरनल ऑडिट में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जबकि चेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन ये भी हमारा कट गया। फिर है हमारा इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगेन वही वाली बात है, इंटरनल कंट्रोल इसका पार्ट नहीं है, इंटरनल ऑडिट इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है और सारे ऑप्शंस भी। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट इज। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या है आपको ये बताने हैं। ऑप्शन है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बाय इट्स ओन मैनेजमेंट, यानी कि जो भी अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करना कंपनी के खुद के मैनेजमेंट के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट डन बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स, यानी कि जो भी ऑडिट है कंपनी का वो गवर्नमेंट ऑडिटर्स के द्वारा करवाया जाए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो मैनेजमेंट की कमियां हैं या फिर मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, फेल तो नहीं है वो उसको करने में, ये सारी चीजें चेक करना। थर्ड ऑप्शन है पीरियडिक सेल्फ अप्रेजल बाय मैनेजमेंट, यानी कि पीरियडिक बेसिस पे सेल्फ मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट के द्वारा, अ, उनकी फंक्शनिंग को लेकर, उनके ऑपरेशंस को लेकर। फोर्थ ऑप्शन है इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्रिवेंट ऑपरेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी कि इंस्पेक्शन करना गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि वो किसी भी तरह का जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कोई ऑपरेशन का काम तो नहीं कर रहा। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर होता है उनको उत्पीड़न का, या फिर उनको उन किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करने का। आप इसका एक्सप्लॉइट लेकर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। तो देखिए मैनेजमेंट ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो नाम से ही साफ पता चल रहा है मैनेजमेंट के द्वारा किया गया ऑडिट, यानी कि यहाँ पे एक टाइम बेसिस पर जो भी उन्होंने टाइम मेंशन किया है, डेली बेसिस पर हो गया या फिर वीक बेसिस पर हो गया, एक पीरियोडिक बेसिस पर यहाँ पे मैनेजमेंट सेल्फ अप्रेजल करता है सारे एस्पेक्ट को लेकर। अब वो उनके ऑपरेशन भी हो सकते हैं जो उनको टारगेट दिया उसके बेसिस पर हो सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर हुए हो सकते हैं। तो ये खुद का सेल्फ अप्रेजल यहाँ पे किया जाता है, उसको मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग विच इज टेकन अप व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर रेडी इज कॉल्ड। अब हमें बताना है ऑडिट जो कि अंतिम खाते के बेसिस पर तैयार किए जाता है वे क्या कहलाती है, पीरियोडिक ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर इररेगुलर ऑडिट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फाइनल अकाउंट रेडी किए जाते हैं जिसके बेसिस पर। ठीक है, यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद जब हम ऑडिट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट। क्योंकि पीरियोडिक ऑडिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक इसका समय है जो कि 1 साल बाद ही करनी है, बीच में ये कभी नहीं की जाएगी। यानी कि हर साल इसका ऑडिट होगा, और वो कब किया जाएगा ये वाली ऑडिट, वो की जाएगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। पीरियोडिक ऑडिट का मतलब होता है पीरियड आपने फिक्स कर दिया कि इस पीरियड पे ये ऑडिट होगी। अब वो पीरियड क्या है, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती रहती है, यानी कि ये पूरे थ्रू आउट लाइफ चलेगी, ऐसा नहीं है कि अभी हो गई अब आगे कभी नहीं होगी, जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। इंटरिम ऑडिट होती है, दो ऑडिट के बीच में एक ऑडिट कंडक्ट कराई जाती है, अचानक से हो सकती है, उसको बोलते हैं हम इंटरिम ऑडिट। इर्रेगुलर ऑडिट होती है, इसका कोई टाइम नहीं है, ये कभी भी कंडक्ट कराई जा सकती है, इसको इसलिए बोलते हैं हम इर्रेगुलर ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
When accounting work is distributed among the staff members in such a way that the work done by one person is independently or automatically checked by another person, the system is called। यानी कि ऐसा अकाउंटिंग वर्क जो कि आप स्टाफ मेंबर्स को अलोकेट कर दिया गया है, जिसमें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक पर्सन का काम दूसरा काम जो है वो दूसरा पर्सन चेक कर रहा है उसे। ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि ऑटोमेटिकली एक पर्सन की चेकिंग दूसरे पर्सन के द्वारा हो रही है और दूसरे पर्सन की तीसरे पर्सन के द्वारा। तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, टेस्ट चेकिंग या फिर कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह की सिस्टम की या ऑडिट की, तो देखिए इसमें साफ दे रखा है कि यहाँ पे चेक किया जा रहा है एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के द्वारा। तो देखिए ये क्यों किया जाता है? एक कंट्रोल बनाने के लिए, जिससे कि फर्स्ट पर्सन को लगे, एक पर्सन को लगे कि मुझे सही करना है काम, क्योंकि मेरा जो काम है वो दूसरा पर्सन चेक करेगा, और दूसरे को लगे कि मुझे सही करना है क्योंकि मुझसे आगे जो पर्सन है या मेरे बाद जो काम करेगा, इस फाइल को देखेगा, उसको ये मिल जाएगा, वो मेरी रिपोर्ट देख सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रोल हो रहा है। और ये कंट्रोल किसके बेसिस पे कर सकते हैं हम? इंटरनल चेक के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोलिंग भी रही कि अगर आपने किसी पर्सन को कोई टारगेट दिया है तो उसको वो टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कि हाँ इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी को इसका इतना लॉस हुआ है, या फिर ये प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हर किसी को पता रहेगा कि एक दूसरे की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग करने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। तो इंटरनल चेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो किसके लिए बाउंड है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रिव्यू द मैनेजरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, जो भी मैनेजरियल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं उसको रिव्यू करने के लिए। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए वो बाउंड है। सबमिट अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बाउंड है। फोर्थ ऑप्शन है, वेरीफाई फिजिकली द वेरियस असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी फिजिकली उसको वेरीफाई करना सारी एसेट्स को जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एक कौन सा ऑडिट यहाँ पे पूछा गया है? यहाँ पूछा गया स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके लिए बाउंड है। तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बताना है। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का सबसे मेन काम जो होता है वो होता है जो भी ऑडिट वहां पे हो रही है, कंपनी के अंदर ऑडिट की जा रही है, ठीक है। वो काम करने के बाद जो भी उसने काम किया है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और जो कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, वो जिसको कंपनी का रियल ओनर कौन कहलाता है? शेयर होल्डर्स। तो उन शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट देना एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ये सबसे मेन काम होता है, ठीक है। जो भी उसने काम किया है उसकी रिपोर्ट किसको देना? जो भी कंपनी का हमारा रियल ओनर है, यानी कि शेयर होल्डर्स। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिव्यू करना मैनेजरियल प्रोसीजर को, ये इसका काम नहीं होता है। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, ये भी इसका काम नहीं है, ये अकाउंटेंट का काम है। वेरीफाई करना, ये भी इसका काम नहीं है, ठीक है। इसका काम होता है जो भी इसने काम किया है उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करे और कंपनी के मेंबर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनल ऑडिट इज डन। अब जो इंटरनल ऑडिट है वो की जाती है कब? टू हेल्प मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को मदद करने के लिए, इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, या फिर टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, जो कैपिटल इरोजन होती है हमारी, पूंजी क्षरण जिसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है उसको रोकने के लिए। टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन, जो प्राइस फिक्सेशन है उसमें उनकी मदद करने के लिए कि इतना प्राइस होना चाहिए आपको प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हमें इंटरनल ऑडिट में क्या करता है काम, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो भी कैपिटल का काम है, कैपिटल किस हिसाब से यूज की जा रही है, कैपिटल किस तरह से ज्यादा बेटर वे में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये काम करना होता है हमारा इंटरनल ऑडिट का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू स्टॉप कैपिटल इरोजन।
ठीक है, क्योंकि एक संस्था के जितने भी हिसाब किताब होते हैं उनको समय समय पर कितना सैलरी दी गई है, कर्मचारियों के द्वारा क्या कैसे सारा सिस्टम है करना है, ये सारी चीजें हमारे इंटरनल ऑडिटर देखता है। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर ये सारे काम किए जाते हैं। अब बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो देखिए टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ये फाइनल अकाउंट से हो जाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वहां से हेल्प हो जाएगी। टू गाइड इन प्राइस फिक्सेशन, अगेन हम जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके बेसिस पर हम इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारे को जो बजट प्रिपेयर किया गया है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, वहां से हम इनको गाइडेंस मिल सकती है कि हमें अपने प्राइस कितने रखने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेल्प नहीं करेगी, इंटरनल ऑडिट हेल्प करेगी कैपिटल इरोजन को स्टॉप करने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल कंट्रोल कवर्स द फॉलोइंग। अब देखिए आप, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे जो बताया था वो एग्जैक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। इंटरनल कंट्रोल में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है हमारा इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स। तो हमें बताना है इंटरनल कंट्रोल के अंदर कौन कौन से 2 एस्पेक्ट कवर होते हैं, या फिर 3 या 4। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरनल कंट्रोल हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि जो भी टारगेट, जो भी ड्यूटीज दी गई हैं वो सही से हो रही हैं या नहीं, जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है उसके जो भी जॉब एलोकेट की गई है उसको वो सही से कर रहा है या नहीं, ये देखना होता है। ठीक है, अब ये आप कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में 2 एस्पेक्ट थे। फर्स्ट था हमारा इंटरनल चेक एंड सेकंड था हमारा इंटरनल कंट्रोल। इसके बेसिस पर आप कर सकते हैं, बाकी के ऑप्शंस की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इन 2 के बेसिस पर आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल हमें दे रखा है, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसके बेसिस पर हम इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं, तो ये 2 चीजें हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, जो इसके अंदर कवर किया गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा इंटरनल काम नहीं होता, ये एक्सटर्नल काम है। मैंने आपको बताया ये इसकी रिपोर्ट किसको जाती है, शेयर होल्डर्स को, जो कि हमारे एक्सटर्नल पार्टी हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए फिजिकल कंट्रोल ऑफ असेट्स, ये भी हमारा इंटरनल कंट्रोल का काम नहीं है। हमारा इसमें कवर होती है सिर्फ 2 चीज, इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, सॉरी इंटरनल ऑडिट, जिसमें ये हमारे असेट्स भी यहाँ पे कंट्रोल कर ली जाएगी। जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये सारी चीजें ही हमारे हमारी इन 2 चीजों में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इन अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी में अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर द कंपनी लॉ बोर्ड। तो यहाँ पर बात करें इंटरनल ऑडिटर की कंपनी में किसके द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर इज हेल्पफुल इन रेस्पेक्ट ऑफ। इंटरनल ऑडिटर जो है वो हेल्पफुल होता है किस रेस्पेक्ट में, इंटेंसिव ऑडिटिंग के हेल्प में के रूप में, लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग, या फिर प्रिवेंटिंग दी एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए। तो इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है जो भी कंपनी के अंदर कार्य किए जा रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब की डीप स्टडी करना है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर का काम होता है कैसा, इंटेंसिव ऑडिटिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर लीगल ऑडिटिंग, इंटरनल चेकिंग और प्रिवेंटिंग ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये तीनों पॉइंट हमारे किस में कवर हो जाएंगे, ये हमारे इस पॉइंट में कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब डीप स्टडी होगी, डीप ऑडिटिंग होगी, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें कवर होंगे और ये सारे इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज एंड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट इज रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरली।
यानी कि अब इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार के उद्योगों और स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक है। कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर रजिस्टर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर की, ऑडिट की, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनीज के अंदर ये रखना अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में डिपेंड करता है मेंबर्स पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी उनकी मेंबर्स में डिपेंड करता है, और रजिस्टर फॉर्म में भी। जबकि कंपनी में क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि कंपनी में बाहर की पार्टियां भी इन्वॉल्व होती हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर एक ऑडिट होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज। अब जो ऑडिट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिक ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऑडिट की बात करें जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, तो उसको अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक किसका पार्ट है ये बताना है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, एनुअल ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। अभी अभी मैंने आपको ये समझाया था, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ रिटन प्लान कंटेनिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड। अब एक रिटन प्लान है जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं हमारी, किस तरह से कंडक्ट होगी ऑडिट, उसके बारे में, उसको क्या कहा जाता है? ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट नोटबुक या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम ऐसे रिटन प्लान की बात करें तो देखिए इस प्लान जिसके अंदर सारे चीजों के बारे में मेंशन होता है, क्या कैसे करना है, उसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें अंकेक्षण से संबंधित सारी चीजें डिटेल में डिस्क्राइब की गई होती हैं, जिसके बेसिस पर उसको सारी अपनी ड्यूटीज करनी होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय। अब जो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के स्कोप की बात करें तो इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप होता है वो हमारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल की बात की जा रही है। तो इंटरनल की सारी एक्टिविटीज कौन देखते हैं? मैनेजमेंट देखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि एक इंटरनल ऑडिट को क्या कैसे चीजें करनी है, उनको कितने रिस्ट्रिक्शंस देने हैं, उनको कितनी पावर देनी है, ये सारा काम हमारे मैनेजमेंट का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।